अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है वो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसने अपने गिट्ट काली शॉल लपेट रखी थी। शोल्डर कट बाल पहले से लंबे थे। गार्डन में वो चक्कर लगा रही थी। इसकी नाक सर्दी की वजह से खुश्क हुई। वो छोटे छोटे कदम उठाती वॉक करने लगी और वक्फे वक्फे से इधर उधर भी देखने लगी। फिर अचानक से इसे न जाने क्या सूझा। वो छोटे से स्टूल पर चढ़कर अख्ती मैंशन देखने लगी कि वहाँ पास ही कुर्सी पर आर्यान बैठा नजर आया। इसने पामा की ब्लैक शर्ट और इस ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहन रखा था। उफ, इसे सर्दी नहीं लगती, इसने दिल में सोचा और आहिस्ता से इसे पुकारा। आर्यान ने सर उठाकर देखा तो सामने ही वो नज़र आई। 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। वो चलता हुआ इस तक आया। आर्यान का कद लंबा था, इसलिए इसे स्टूल की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमिल, तुमने जैकेट नहीं पहनी और मोज़े पहनी हैं। इसके इसके एक केयरिंग अंदाज पर अमिल मुस्कुराई और खुफ्तगी से इसे घूरता वो पूछ रहा था। फिर वो छलांग लगाकर अमिल की तरफ आ गया, इनके दोनों हाथों अपने हाथों में लिए। उफ अमिल, तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। हाँ तो तुमने कौन सा जैकेट पहनी है, और मैंने तो शॉल भी ली हुई है, इसलिए जैकेट नहीं पहनी। हाथ पहले ठंडे थे, अब नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे हाथ काफ़ी गर्म हैं। क्या कर रही थी इस टाइम यहाँ और इतनी सर्दी में? मेरा वॉक करने को दिल चाह रहा था। अच्छा, तुम अकेली क्यों आई? नूर या दानियाल को ले आती साथ। और ये दानियाल कहाँ? वो मूवी देख रहा है। इससे सख्ती से कहा है, मूवी देखे बगैर नहीं उठूँगा मैं। आर्यान ने तासीफ से सर हिलाया। तो तुम मुझे फ़ोन कर देती। हाँ तो तुम, मुझे कौन सा पता था कि तुम सो नहीं रहे, लॉन में बैठे हो। वो बाल कान के पीछे अड़ेसती हुई बोली। तो क्या हुआ, मुझे तुम कॉल कर देती, मैं आ जाता। अगर सो रहा होता तो तब भी आ जाता। मैं इतना भी बेहिस नहीं हूँ कि मेरी बीवी मुझे बुलाए और मैं सोता रहूँ। ये पहली बार था कि वह अपने मुबीन इस रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। अमिल जब सी गई और खुफ्त मुटाते हुए बोली। हाँ, नई नई शादी का खुमार है इसलिए बोल रही हो। 5-6 साल गुजर लेने दो और फिर तुम कहोगे मैं नहीं जाऊँगा। जी नहीं, अगर तुम 20 साल बाद भी मुझे बोलोगी तो मैं तब भी जवाब में यही कहूँगा। वो इसकी तरह कदरे झुककर शरारत से बोला। अमिल, पता नहीं मौत इतनी मोहलत देती है कि नहीं, क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे का भी भरोसा नहीं। अभी आंख झपकाए और अगले बार पता नहीं कहाँ। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी हो, मैं इसे तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ। हंसता हुआ बातें करना चाहता, तुम्हारे हर गम की तकमील करना चाहता। वो रुक गया और इसे खुद भी महसूस हुआ कि जज्बात की में आकर वो क्या कुछ बोल रहा है। अमिल खामोश हो गई और खामोशी का वक्फा तवील हुआ तो आर्यान ने अमिल की तरफ देखा। इसका चेहरा सुर्ख था। वो इसकी आखिरी इन कही बातों पर खामोश थी और वो हल्के से मुस्कुरा दिया और फिर जेब में हाथ डाले चॉकलेट निकाली। ये चॉकलेट इसे फलक ने बाहर जाते हुए देकर दी थी। इसने चॉकलेट अमिल की तरफ बढ़ाई, जिसे अमिल ने मुस्कुराते हुए पकड़ लिया। आर्यान ने हल्का सा रुख मोड़कर इसकी तरफ देखा और वो चॉकलेट खा रही थी। फिर वो दोनों खामोशी से एक दूसरे के साथ चलने लगे। ज़रूरी नहीं हर बात बोलकर कही जाए, कई बार खामोशी की भी ज़ुबान होती है। वो खामोश थे और खामोशी को सुनकर कर रहे थे और महसूस कर रहे थे। सामने खड़े वक्त ने मुस्कुराकर इजाज़त चाही और रुखसत हो गया, मगर पीछे खूबसूरत मुस्कुराहट छो गया। आहट पर वो हल्की सी मुड़ी और दरवाजे में दानियाल का कॉफ़ी के कप 2 कप लिए खड़ा था। अपने लिए बना रहा था, सोचा तुम दोनों के लिए भी बना दूं। इसका इशारा अमिल और नूर की तरफ था। नूर, अमिल ने कॉफ़ी का कप पकड़ते हुए पूछा। दे आया हूँ इसे भी। कॉफ़ी स्टडी में बैठी है। नावल नावल कहते हुए दानियाल ने अपनी आंखें घुमाई। अमिल हंसती। कई बार तो वाकई इसे भी हैरानगी होती कि कोई कैसे हर वक्त नावल पढ़ सकता है। खैर वो कोई और नहीं, वो तो नूर अजहर थी। इससे किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी। उदास क्यों हो अमिल, कुछ वक्त ही की तो बात है। ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो आ जाएंगे। अमिल ने धीरे से गर्दन मोड़ी। भला दानियाल से कब कोई बात छुपती थी। वो बिन कहे भी जान जाता था, इससे कहने की क्या ज़रूरत थी। फिर भी वो धीरे से मनमनाई। थोड़े अरसे ही की तो बात है। अमिल ने इसकी तरफ देखा। वो बहुत संजीदा नज़र आ रहा था। इस वक्त वो शरारती दानियाल नहीं लग रहा था। वो खासा संजीदा नज़र आ रहा था। अमिल हैरान नहीं हुई, वो जानती थी इसका और दानियाल का रिश्ता ऐसा ही था। वो अमिल की हर हालत को पहचान सकता था। बहन भाइयों का रिश्ता होता ही ऐसा था। यही मोहब्बत है। लाख लड़ झगड़ ले, मगर इसे लड़ाई झगड़े में भी मोहब्बत होती है। मगर इस वक्त दानियाल को संजीदा देखना अमिल से हजम नहीं हुआ और एकदम इसकी हंसी निकल आई। कम ऑन दानी, तुम इतने संजीदा। वो हंसते हुए बोली।
शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आया, वरना मुझे लगा कि मैं अगर मज़ीद संजीदा रहा तो मुझे कुछ हो जाना है। दानियाल ने अपना कॉफ़ी का कप एक तरफ रखा और इसे वापस अपने मूड में आता देख अमिल मुस्कुराई। वैसे लड़की, शादी के बाद से हर वक्त तुम अपनी सैया जी को ही याद करती हो, बाई कि तुम्हें भूल ही गई। मैं क्या करूं, बहन बहन ना रही। दानियाल दहाई देते हुए बोला और अमिल ने खाली कप एक तरफ रखा और दानियाल की कमर पर ज़ोर से मुक्का मारा और वो उछलकर एक तरफ हुआ और अमिल को खुशगमीन निगाहों से देखने लगा। मेरा मुंह न खुलवाओ, खुद को जब से बीवी मिली है बहन भूल गई। है मुझे बताओ मैं क्या करूं, बाई बाई ना रहा। वो इसी के अंदाज में बोली। दानियाल हंस दिया और इसके बाल पकड़े। दानी, बाल छोड़ दो मेरे यार, बड़ी मेहनत से बड़े किए हैं। वो अपने बाल छुड़वाते हुए बोली। शुक्र है तुम दोनों को भी अकल आई। वैसे ऐसा भी क्या हुआ कि तुम दोनों ने बाल कटवाना छोड़ दिए? इसका इशारा अमिल और फले की जानिब था। नूर तो पहले भी बाल नहीं कटवाती थी, कोई वजह नहीं, बस वैसे ही दिल चाहा। हालांकि इसे अपनी और आलिया की गुफ्तगू याद आई। फलक ने भी इसको देखा और देखा देखी बाल बढ़ाने शुरू किए। सुना है तुम्हारे सैया जी को भी लंबे बाल पसंद हैं। शरारती अंदाज में कहते ही इसने अमिल के बाल बखेरे और अम्मी ने से घूरा और बाल दुरुस्त किए। दानी, तंग मत करो मुझे, वरना मैं बता रही हूँ जो मैं बिरयानी मैंने गूगल आंटी से बनानी सीखी है, इसका एक भी दाना नहीं दूंगी तुम्हें। आजकल अमिल, फलक और नूर को खाना पकाने का भी शौक चढ़ा हुआ था। रोज़ कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती रहती। वो कुछ ना कुछ तो बनता नहीं था, अलबत्ता कुछ और ज़रूर बन जाता। दानियाल सोफे पर सर पीछे फेंक के हंसने लगा। मुझे तुम्हारी खिचड़ी या आधे गले चावल खाने का कोई शौक नहीं। डॉक्टर ने मुझे बदहज़मी वाली खुराक खाने से मना किया है। दानियाल ने खींचकर एक कुशन अमिल को दे मारा। ये ऐसे का बदला। अमिल ने इसे घूरा और वही कुशन दानियाल को दे मारा। अब वो दोनों बराबर एक दूसरे को पीट रहे थे। अचानक स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और नूर बाहर आई। वो दोनों खामोशी से इसे देखने लगे, जो मोबाइल में गुम थी। नूर ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा, तब गुवारा नहीं किया और यूं ही नावल पड़ती बाथरूम चली गई। इन दोनों ने बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर एक दूसरे को, और फिर कहकों का तूफान आया। अम्मो यार, ये मोबाइल कहाँ रखती होगी? ये दानियाल था। अमिल पेट पकड़कर हंसने लगी और अंदर नूर द ग्रेट नावल की दीवानी को इनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो वोन फतह और एडमिन अब आलिया के साथ क्या करने वाला था, ये तो नूर ही अब पढ़ना है। नया साल शुरू होने वाला था। दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका था। आर्यान और फहद को गए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर इन्होंने अभी तक सिर्फ 2-3 बार ही फ़ोन किया, क्योंकि सारा दिन वो मसरूफ़ रहते। अमिल, फलक और दानियाल और नूर के सेकंड सेमेस्टर के इम्तहानात शुरू हुए और इसी के साथ इन चारों ने भी तूफ़ान में कश्ती चलाना शुरू कर दी। दानियाल तो सुबह से कमरा बंद किए बैठा था। अमिल अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती, नोट काट मारती फिर रही थी। वहाँ से बाएं जानिब स्टडी में जाए तो वहाँ नूर साहिबा बैठी थी, जिनके इर्द गिर्द किताबें और नोट बिखरे हुए थे, मगर वो इन सबसे बेनियाज मोबाइल पर गुम थी। इमोशनल सीन आने पर 2 मिनट रोने के बाद इसकी नज़र क्लॉक पर गई, जो ये दिखा रहा था कि अब इसके पास सिर्फ 12 घंटे पढ़ने में है, इसे मज़ीद रोना नहीं। अमिल ने ज़रा सा दरवाज़ा खोला और अंदर झांका। क्या हुआ नूर? नूर ने मोबाइल एक तरफ रखा और आंसू साफ किए। वक्त ने आलिया मुराद पर बहुत जुल्म किया, वो रोते हुए बोली और अम्मी ने गहरा सांस खींचा। वक्त ने तालिया मुराद के साथ जुल्म किया और तुम्हारे साथ नहीं। अमिल, वक्त ने मेरे साथ भी जुल्म किया। अब देखो 12 घंटे रहने वाले हैं और मैंने अभी तक थोड़ा सा टेस्ट तैयार किया। वो फिर से रोने लगी। अमिल ने तासीफ की। इधर दो मुझे अपना मोबाइल, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अमिल ने नूर के हाथों से मोबाइल खींचा, जो वो दोबारा उठ चुकी थी, और इसे घूरा। नूर ने सदमे से इसे देखा, जिसने किताबों की तरफ इशारा किया। क्या मतलब? साफ वाज़ह था कि अब इसे पढ़ना है। दूसरी तरफ दानियाल के कमरे की तरफ जाए तो दानियाल बिस्तर पर सर पकड़े बैठा था। इर्द गिर्द पॉपकॉर्न, खाली टीन पैक और लेस के खाली पैकेट थे। दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया और एक नज़र किताब को देखा और फिर नोट्स को। ये सब क्या है? ये सब कहाँ से आया है? इसने खुद से सवाल किया। दानियाल साहब, अगर क्लास में आप हमतन गोश रहते और गाने सुनने की बजाय प्रोफेसर को सुनते तो शायद आपको पता होता कि ये सब क्या है। वो इसी के अंदाज में बोली। ओफ, मुझे मत सिखाओ, चुप रहो, भला मेरा कितना रहना है। इसने सफ़ा पलटाए। एक चैप्टर ठीक हो जाएगा, टाइम भी है काफ़ी ज़्यादा। अभी 12 घंटे रहते हैं, रात के 10 बजे हैं, यानी 10 बजे तक मैं कर सकता हूँ और 10 बजे के बाद इसका अपना वक्त शुरू होना था।
मूवी देखना या कुछ और? नूर ने तो नावल पढ़ना था। दानियाल ने एक नज़र खुद को शीशे में देखा। हाय अल्लाह, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ एक ही दिन में। दानियाल सदमे की कैफियत में कहता हुआ बाहर की जानिब चल दिया। अब्दी मैंशन की बलाई हिस्से की दाएं जानिब कमरे में जाएं तो बंद दरवाजे के पीछे फलक बिस्तर पर बैठी जूस और ले से इंसाफ कर रही थी। नोट्स इसके बिस्तर पर ही खुले पड़े थे। पता नहीं वो कौन से लोग थे जिनके पेपर्स के दौरान बुक मिल जाती है, मेरी तो बुक मज़ीद बढ़ जाती है। फलक ने दूसरा लेस का पैकेट उठाया और फिर वाकई ही वो 1-2 घंटे के बाद पेपर तैयार करके बाहर आ चुकी थी। किधर पेपर तैयार कर चुकी हो? आयशा बेगम ने कहा। जी मामा, तभी तो बाहर आई हूँ। आयशा बेगम इस वक्त सुहेल साहब और अरफा के साथ बैठे थे। सारम और फरहान साहब ऑफिस थे। किचन से आलिया निकली। इसने पिस्ता रंग का खूबसूरत मगर सादा सा सूट पहना था। ये सूट सारम ने इसे दिलवाया था। भाभी, मेरी चाय संभाल कर रखिएगा, मैं वहाँ से कॉफ़ी पी कर आऊँगी, मगर घर आकर मैं चाय पीऊँगी। वो जैसे कुछ याद करके आलिया की तरफ आई। आलिया ने आबरू चाकर से देखा और आलिया के कान के करीब झुकी। मेरे लिए पेस्ट्री भी बचा लीजिएगा प्लीज़। अच्छा मेरी जान, आलिया ने इसके गाल खींचे। हैं वो तो बाई नहीं, वो शरारती अंदाज में बोली और आलिया के सुरख गाल देखे। माय गॉड भाभी, वो हंसी। आलिया भी हंसी। बाहर जा रही हो? काफ़ी सर्दी है, बाहर जैकेट पहन लो या शॉल ले लो। फलों को एकदम जैसे ख्याल आया और इस वक्त सिर्फ कुर्ता और कैपरी पहनी हुई थी। बालों की इसने टेल पोनी बनाई हुई थी। वो सर हिलाती शॉल लिए अपने कमरे की जानिब चली गई। पीछे आलिया सबको चाय देने में मसरूफ़ थी। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ। अब इसका रुख दानियाल के कमरे की जानिब था। आहिस्ता से इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। दानियाल बिस्तर पर किताब पकड़े लेटा हुआ था। इसे देखते ही वो सीधा हुआ। बेगम, तुम टेस्ट तैयार कर लिया? दानियाल ने किताब एक तरफ रखी और नोट्स समेटकर बिस्तर पर फलक के बैठने की जगह बनाई। हाँ मियाँ जी, कर आई हूँ, तुमने कर लिया? वो इसकी बनाई हुई जगह पर बैठी। हाँ, बस आखिरी 2 टॉपिक रहते हैं। वो नहीं चाहता था कि फलक को हकीकत बताए, क्योंकि अभी तक इसका काफ़ी ज़्यादा रहता था। वो जानता था अगर वो फलक को बताए तो वो इसे मजबूर करेगी कि पहले वो पढ़े। दानियाल को ये बात गवारा नहीं थी। वो इसकी बीवी इसके लिए आई है, वो इस हकीकत बता कर चला करे। कम से कम दानियाल को ये बात गवारा ना थी। खैरियत? क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम दोनों बाहर घूमने चले, वो भी चोरी चुपके? वो हाथ मसलती हुई बोली और दानियाल ने बगूर से देखा। 1 मिनट ठहरा। वो ड्रेसिंग रूम में गायब हो गया। चंद मिनट बाद वो वापस आया। इसके हाथ में एक जैकेट थी। इसने वो जैकेट ली और फलक के जाने बढ़ाई। वो जान चुका था कि फलक को सर्दी लग रही है। खुद भी वो जैकेट पहने हुए था। फलक ने तश्कर भरी निगाहों से इसे देखा, जो इसके जहाज से जैकेट ली, और वो दोनों दबे कदमों बाहर निकल गए। बेगम जी, तुम्हारा टेस्ट हो गया तैयार? पक्का ना? दानियाल ने मूड काटते हुए पूछा। ओहो मियाँ जी, अब क्या अकेले अकेले बंदे को पकड़ कर बताऊँ कि हाँ मेरा टेस्ट तैयार है? अच्छा, बस ये बताओ कुछ खाया है कि नहीं? इसने फलक का मूड ठीक करना चाहा। जानता था वो शायद बार बार टेस्ट के जिक्र पर चिढ़ गई। कब खाया? मैं तो सुबह से भूखी हूँ, किसी ने मुझसे खाने के बारे में पूछा ही नहीं। वो मुंह पर सोड़ती हुई बोली और दानियाल हल्के से मुस्कुरा दिया। हंसे क्यों? फलक ने मोबाइल डैशबोर्ड रखा और इसकी तरफ मुड़ी। कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कितना जुल्म हुआ है मेरी बेगम जी पर। बेचारी पढ़ पढ़ कर आदी हो गई। इसका अंदाज शरारती था, मगर फलक के ध्यान अगर खाने की तरफ ना होता तो ज़रूर गौर कर दी। हाँ देख लो, फलक इसके शरारती अंदाज पर गौर किए बिना बोली। वैसे तुम बहुत कमज़ोर लग रही हो। ऐसा करो, पहले किसी कैफ़े चलते या कॉफ़ी पीकर कुछ खाते पीछे हैं। अब की बार दानियाल खिलकर हंसा। मैं तुम्हारे मैं तुम्हारा कॉम्बिनेशन समझने से कासिर हूँ। लोग कॉफ़ी अमूमन खाने के बाद पीते हैं और तुम हो के। वो रुका और मुस्कुराहट जब्त की। मैं हूँ कि सबसे मुख्तलिफ हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, जो दिल करे वही करूँगा। इसने मसनूई कॉलर झाड़ा। जानता हूँ मैं अपनी बेगम, अब अगर इजाज़त हो तो हम अंदर चलें। कार वो पार्क कर चुका था। चलिए मियाँ जी। निकाह के बाद ही वो दोनों एक दूसरे को मियाँ जी और बेगम जी कहते थे। तुम बैठो जाकर, मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। दानियाल ने सामने खाली पड़े मेज़ की तरफ इशारा किया और फलक सर हिलाती चली गई। दानियाल काउंटर की तरफ आया और अपना मोबाइल निकाला। फिर फलक की तरफ देखा, जो इर्द गिर्द देखने में मसरूफ़ थी, और अहमद का नंबर मिलाया। जो चौथी बैल पर अहमद ने कॉल काट दी। अहमद, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया है। मुझे वो सामान अगले आधे घंटे में चाहिए। जगह भी मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ, ज़रा भी तगयीर नहीं हो। इसने फलक की तरफ देखा, जो आबरू ऊंचाई से देख रही थी। इसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया और नफ़ी में सर हिलाया।
फलक मुतमय्यन होकर अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। दानियाल ने अहमद को एक हदायत मज़ीद दी और कॉल काट दी। फिर ऑर्डर लिखवाकर वो फलक की तरफ आया। फलक ने मुस्कुराहट दबाकर इसे देखा। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। बेशक वो कैजुअल हुलिये में था, मगर फिर भी वो खासा स्मार्ट लग रहा था। दानियाल के आने से पहले वो दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ होगी और दानियाल इसके सामने बैठा इसे मगूर देख रहा था। वो मोबाइल में मसरूफ़ थी। बेगम जी, 2 घड़ी हम मासूमों पर भी नज़र करम करो। जब से आई हो मोबाइल में घुसी बैठी हो। इसके शिकवा करने पर फलक ने मोबाइल एक तरफ रखा और मेज़ पर कोहनियाँ टिकाए कदरे आगे होकर बैठी। फरमाएं, इसने आबरू चाकर कहा। बेगम जी, ऐसे ना देखो। वो मुसलसल इसके देखने पर झंझलाया। क्यों? फलक को अब मज़ीद इसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। रोज़ रोज़ कहाँ मिलता है इसे घेरने का मौका। बस ना देखो, एवें ही ना देखो। ना देखो, माशाल्लाह प्यारा ही इतना हूँ, बुरी नज़र लग जाएगी। या अल्लाह, तुमने? सदमे की कैफियत में इसे बोला ही ना गया। दानियाल ने मुस्कुराहट ज़ब्त की। अब वो फलक की घेर में आ चुका था। मेरी नज़र बुरी? कोई हूर परे नहीं हो तुम। दानियाल इसके लफ्ज़ पर हूर परे पर बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त की। तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है बेगम, जो मुझे भी क्लास दे दिया करो। लिए करो मियाँ जी, मैं हूँ ना इतनी ज़हीन, मेरे सामने सबकी बोलती बान। फलक ने गर्दन कड़कड़ाई। बीवी किसकी हो? बेगम, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और शोहर के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। दानियाल ने इसकी आंखों में देखा और इसकी बात पर फलक के गाल सुर्ख हुए। फलक शर्मा रही थी। अगर इस वक्त नूर और अमिल यूं शर्माते देख लेती तो बेहोश हो जाती। दानियाल समझ न पाया कि फलक के गाल इसकी बात पर सुर्ख हैं या सर्दी पर, लेकिन फिर भी एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट इसके चेहरे पर थी। इन दोनों के गालों पर डिम्पल उभरी। खामोशी का वक्फा ज़्यादा तवील हुआ। अगर वेटर कॉफ़ी लिए ना आता तो कॉफ़ी पीने और बिल अदा करने के बाद वो दोनों बाहर गाड़ी की तरफ चल दिए। दानियाल ने मोबाइल में दोबारा टाइम देखा। अभी 15 मिनट रहते थे। दानियाल ने इधर उधर देखा और कुछ फासले पर सड़क किनारे गोलगप्पे की रेहड़ी देखी। दानियाल की आंखें चमक उठी। बेगम जी? दानियाल की आवाज़ पर फलक अपने ख्यालात की दुनिया से बाहर उठी। वो अभी तक दानियाल की बातों के ज़ेरे असर थी। हाँ, वो गायब दिमागी से बोली। गोलगप्पे खाएं? दानियाल ने मुस्कुराहट से पूछा। नेकी और पूछ फलक के कहने पर ही इधर उधर देखती इस रेहड़ी तक जा पहुंची। दानियाल भी इसके ताकुब में चला गया। भाई, 2 दर्जन कर दे और स्पाइसी हूँ। फलक ने ही ऑर्डर किया। मियाँ जी, बहुत है ना 2 दर्जन? हाँ, बहुत हैं। दानियाल ने सर हिलाया। वो दोनों रेहड़ी से कुछ फासले पर नस्बे मेज पर जा बैठे। कुछ कहना चाहते हो? कहो। फलक इसकी तरफ मुड़ी। नहीं, वो शेर है अरशाद। वो मिलकर दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं। कभी तुम पिज़्ज़ा खिलाया करो, कभी हम पानी पूरी खिलाया करें। वाह, कितना मज़ा आएगा ना मियाँ जी। हम रोज़ कुछ ना कुछ खाया करेंगे। हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बनाया करेंगे और कभी ऑर्डर किया करेंगे। हाँ ना, याद है तुम्हें एक बार जब हम पिज़्ज़ा खाने का मुकाबला कर रहे थे और आखिरी स्लाइस मैंने उठा लिया, फिर तुमने कौन कौन सी बददुआएं दी। फलक को अपनी बददुआएं याद आईं। सीसी करते हुए दानियाल ने कहा और गोलगप्पे वाले भाई ने घूरा। इन दोनों को देखो, जिन्होंने सिर्फ 2 दर्जन गोलगप्पे खाए हैं और अब वो 6 दर्जन खा चुके थे। जी ज़रूर, वो दांत पिसा रहे थे और इसके लिए दोबारा दर्जन बनाना चला गया। शुक्रिया, बहुत मज़े किया। दानियाल ने बिल अदा। दानियाल के कहने पर अपनी आंखों से पट्टी उतारी और सामने ही दानियाल घुटने के बल बैठा था। इसके हाथ में पकड़ी शय को देखकर फितरन जज्बात में इसकी आंखों में आंसू आ गए। कतरा कतरा तेरे इश्क का जाम पीना चाहता हूँ। स्लाइस के वक्फे में कतरीना कैफ हूँ जैसे। फलक मुस्कुराई और नम आंखें पूंजी। दानियाल के हाथ से स्लाइस की बोतल पकड़ी। कसम से इसकी जगह अगर तुम मुझे अंगूठी से प्रपोज करते तो मुझे ज़रा भी खुशी ना होती। इसने हाथ का सहारा देकर दानियाल को उठाया और फिर दानियाल वो हाथ झाड़ता हुआ उठा। फिर तो बेगम तो मुझे सस्ते में पड़ोगी, वो खर्चा भी नहीं हुआ करेगा। इसने मुस्कुराहट दबाई। वो अच्छे से जानता था फलक को स्लाइस पसंद है। वो इसे खुश करना चाहता था। वो दोनों हाथ में हाथ दिए वॉक कर रहे थे। दूर खड़े अहमद ने मुस्कुराकर वीडियो पॉज की और एक नज़र इन दोनों को देखा और इससे कुछ फासले पर था और इसने कॉल लॉग खोला और अमिल आपी का नंबर डायल किया। अमिल अपने कमरे में बैठी सारे चैप्टर को आखिरी नज़र कर रही थी। इसने अपने मोबाइल की तरफ देखा जो वाइब्रेट कर रहा था। इसने नोट्स एक तरफ रखे और फ़ोन उठाया जिसकी स्क्रीन पर जसूस कॉलिंग लिखा था। अहमद मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इसने यही सोचते हुए कॉल उठाई। हेलो अहमद, खैरियत?
आपी दानियाल भाई किधर हैं? अपने कमरे में पढ़ रहा है, पेपर्स है ना कल हमारे। क्यों, क्या हुआ? तुमने कॉल नहीं इसने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई? अमिल बिस्तर पर बैठते हुए बोली। आपी एक चीज़ व्हाट्सएप पर भेजी है, ज़रा चेक कर लीजिएगा, खुदा हाफिज़। अमिल ने कॉल उठाई और व्हाट्सएप चलाया, जहां अहमद ने एक वीडियो भेजी। 1 मिनट बाद वीडियो क्लियर हुई। जूजू वो वीडियो देखती जा रही थी, इसकी आंखें हैरत से फैलती गईं। वीडियो बंद करके वो उठी और स्टडी की तरफ बढ़ी, जहां नूर मोबाइल लिए बैठी थी। वो अपना टेस्ट तैयार कर चुकी थी। अमिल ने भी इसका टेस्ट लेने के बाद इसे मोबाइल वापस किया। सुनो, वो दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि नूर ने रोका। वक्तन तालिया मुराद पर मेहरबान था बहुत। इसने घूर कर नूर को देखा, जो दोबारा स्क्रीन में गुम हो गई। वो सर झटकती दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी, मगर वो लॉक था। इसका मतलब खबर पक्की है। वो बड़बड़ाई और बीस की जानिब बढ़ी। दानियाल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो बिस्तर पर पड़े नोट्स कारपेट पर जा बजा बिखरे, लेस के खाली पैकेट और खाली टीन पैक इसका मुंह चढ़ा रहे थे। इसने दांत पिसते हुए दानियाल का नंबर डायल किया। वो फलक के साथ खामोशी से चहलकदमी कर रहा था जब इसका फ़ोन बजा। इसने पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर अम्मो कॉलिंग लिखा हुआ था और इसने कॉल रिसीव की। हेलो, किधर हो? अमिल ने कड़े तेवरों से पूछा। यार, कमरे में हूँ। अमिल ने इसके कमरे में इधर उधर देखा, जो खाली था। हाँ ना, बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। अमिल ने बिस्तर की तरफ देखा, जो नोट्स बिखरे हुए पड़े थे। मगर दानियाल साहब ना थे। तुमने टेस्ट तैयार कर लिया? अम्मो, कितना मुश्किल है ना। इसने बात बदली। बहुत ज़्यादा मेरे भाई, टेस्ट वाकई ही बहुत मुश्किल है। अमिल ने मुस्कुराहट दबाई। मियाँ जी, वो फलक से कुछ फासले पर आकर बात कर रहा था। फलक के कहने पर मुड़ा और इसे घूरा और इसे ज़ुबान दांतों तले दबाई। उप्स, ये कौन है? अमिल ने संजीदगी से मुस्कुराहट दबाई। ये वो मेरी दोस्त नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, उफ़ हाय। इसने बोला कि कॉल काट दी। फंस गया। 2 मिनट बाद इसे व्हाट्सएप पर वीडियो वसूल हुई। इसने जल्दी से वीडियो क्लियर की और फिर लेकर दी और फलक भी इसकी तरफ चली आई। वीडियो देखकर दानियाल को चुप लग गई। क्या हुआ? फलक ने दानियाल के कंधे पर हाथ रखा। अम्मो को पता चल गया है कि मैं कमरे में नहीं हूँ। यार बेगम, मुझे लग रहा है वो रात से पहले बाहर नहीं निकलेगी, मगर तुम यहाँ हैं और ये किसने इसे? वो रुका और फिर पलटा। अहमद तेज़ी से चलता पार्क का गेट अबोर कर चुका था। अहमद, वो दांत पीसता हुआ इसकी तरफ मुड़ा। इनके इम्तिहानात ख़त्म हो चुके थे और इसके साथ दूसरा सेमेस्टर भी, और तीसरा सेमेस्टर नए साल पर शुरू होना था, और यूनिवर्सिटी भी आजकल बंद थी। अब फलक थी और खाना था और दानियाल था और मूवीज़ थी, नूर थी और नावल था, और रह अमिल गई तो वो थी और किचन की शामत आई हुई थी, क्योंकि आर्यान के कहने पर भरपूर अमल करते हुए खाना पकाना सीख रही थी। आर्या और सारम उम्रे के लिए जा चुके थे और बड़ों की अपनी महफिल रात गए तक जारी रहती। आर्यान और फ़ाहद दोनों 5 दिन की छुट्टी पर आए। शाहजेब मेंशन भी सब के सब वहीं गए हुए थे। अमीन और नूर अभी तक घर ही थे। नूर बेड पर बैठी मोबाइल चला रही थी और गाहे बगाहे एक नज़र अमर पर डाल लेती, जो ड्रायर से बाल सुखाने में मसरूफ़ थी। काला सूट इसकी गोरी रंगत पर सज रहा था और चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। वो खुद मगन से अंदाज में बाल सुखा रही थी। नूर ने मुस्कुराहट दबाई और खांसी मगर से मसरूफ़ थी। सजना है मुझे, सजना के लिए। नूर ऊंची आवाज़ में गाने लगी। अमिल चौंकी और इसे घूरा, जो आंखें बंद किए यूं लहक लहक कर गा रही थी, जैसे बाकी सब सिंगर्स इसके पीछे दूध बेचने वाले हों। उफ नूर, चुप कर जाओ। अमिल ने अपने बाल कैचर में कैद किए, जो अब इसकी कमर तक पहुंचते थे। तुम इतना तैयार क्यों हो रही हो? नूर ने आबरूक चाही। अमिल ने सर नफ़ी में झटका, यूं जैसे इसकी बात से इसे नागवार गुजरी हो। क्या मैंने मेकअप किया है? अमिल ने संजीदगी से पूछा और बेड पर एक तरफ पड़ा अपना दुपट्टा उठाकर शानों पर ओढ़ा। काला सूट पहन लिया, पीछे कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अमिल ने नूर ने निचला होठ दांतों में दबाकर हंसी रोकी। हाँ तो अपने शोहर के लिए तैयार हुई हूँ। अमिल ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर की जानिब चल दी। पीछे नूर अरे अरे करती हुई आई। नूर हंसते हुए इनके पीछे हो ली। वो दोनों एक साथ सदर दरवाजे से दाखिल हुई। सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। नूर ने मुड़कर अमिल को घूरा, जिसने इसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। अस्सलाम वालेकुम, वो दोनों एक साथ बोली। आर्यान ने सर उठाकर अमिल को देखा। इसे काले जोड़े में बिल्कुल अपनी आइडियल की तरह देखकर आर्यान के होठ सीटी के अंदाज में गोल हुए।
अमिल जब सी गई, आर्यान ने जल्दी से खुद को कंपोज किया और सलाम का जवाब देकर खाना खाने लगा। तुम दोनों इतनी लेट क्यों हो गई? अस्मा बेगम ने फलक और दानियाल की तरफ खीर का बाउल पास करते हुए इन दोनों से पूछा, जो कुर्सी पर अपनी जगह संभाल रही थी। वो दरअसल बात ये है ना, ये जो अमिल है ना, ये तैयार हो रही थी और इसने अमिल की तरफ देखा जो इसे आंखें दिखा रही थी। मगर अब नूर बीबी चुप कर जाओ, ऐसा मुमकिन ही कहाँ है। और खासन इख्तिताम से तैयार हो रही थी। अमिल ने शर्मिंदा मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सबको देखा। मगर मुझे तो कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही। तुम्हारी तरह इसने भी सिर्फ कपड़े ही तब्दील किए हैं। आर्यान अमिल की शर्मिंदगी सूरत देखते हुए बोला। अमिल ने तश्कर से इसे देखा, जिसने सबके सामने इसकी इज्जत रख ली। आर्यान ने नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इसे देखा और वो भी जवाबन मुस्कुराकर अपनी प्लेट में झुक गई। नूर ने जब भी सबके देखने पर कंधे उठाए, जी मैंने क्या किया? मासूम सी सूरत बनाकर वो सिर्फ इतना ही बोल सकी और सब इसी के अंदाज में हंस दिए। लेकिन अब भी अमिल ने तिखी नज़रों से इसे देखा। तुम घर चलो बच्चों, अमिल ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। खुशगवार माहौल में सबने खाना खाया और खाने के बाद चाय की महफिल लगी और इस दौरान अमिल और आर्यान मज़ीद बातचीत ही ना कर सके। नूर भी एक तरफ खामोश सी बैठी सबकी बातें सुन रही थी। जब बोर होने लगी तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लेती। दानियाल आर्यान के सर पर चढ़ा हुआ था और मुसलसल इसे अमिल में आए बदरू से आगाह कर रहा था। अमिल इन सब से बेखबर बैठी फलक से कोई बात कर रही थी। अगर इसे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि दानियाल आर्यान को क्या बता रहा है तो वो कभी भी इतने सुकून से ना बैठती। वो खुद पर आर्यान की मुस्कुराती नज़रें महसूस कर रही थी, मगर वो इन नज़रों का मतलब समझने से कासिर थी। वो तीनों इस वक्त लाउंज में थे। एलईडी पर व्हाइट हाउस डाउनफुल मूवी देख रहे थे। नूर सामने वाले सोफे पर दानियाल के बराबर में बैठी कम लेटी ज़्यादा हुई थी। अमिल नीचे फ्लोर कुशन पर बैठी हुई थी। दानियाल और नूर दोनों ने हाथ में पॉपकॉर्न के पैकेट पकड़े हुए थे। नीचे और टेबल पर पॉपकॉर्न बिखरे हुए थे। अमिल तहजीब के दायरे में बैठी खा और देख रही थी। लिखवा लो, ये मारिन ग़िज़ा है। नूर ने पॉपकॉर्न का पैकेट एक तरफ रखा और सुकून से बोली, नहीं यार, वो तो अच्छा लग रहा है। अमिल मानने को तैयार ही ना थी। नूर ठीक कह रही है, सामने देखो। दानियाल के कहने पर इन दोनों ने स्क्रीन पर देखा और स्क्रीन पर देखते ही अमिल का मुंह खुला, जबकि नूर इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। आखिर इतने नावल पढ़ती हूँ, नूर एक अदा से कहा और कंधे उचाए। मुझे भी पता चल गया। अमिल ने नाक सिकोड़ी और वो पीछे वो दोनों से नूर से नाराज़ थी। अब इसकी तारीफ तो कर नहीं सकती थी। दानियाल ने पॉपकॉर्न मुंह में डाले और टेक लगाते सुकून से बैठ गया। अब वो फिल्म की बजाय लाइव फिल्म देखने वाला था। तुम कितनी बदतमीज़ हो नूर। अमिल ने इसे तीखी नज़रों से देखा। मैंने क्या किया? नूर मासूमियत से आंखें पटपटाए हुए बोली। देखा, यही कह रही हूँ मैं। अब तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने क्या किया? क्या तुम्हें वाकया ही याद नहीं? अमिल रुकी और दानियाल ने इन दोनों को दोबारा देखा, जो फिर कोक उठाकर पीने लगा। इसे ज़्यादा मज़ा इस फिल्म को देखने में आ रहा था। मुझे तो नहीं याद। क्या बात है बदतमीज़ बंदर, लानत हो तुम पर। बात ना करना अब मुझसे। पिछले 2 दिन से तुम्हें याद नहीं आ रहा। तुम्हारी गलती क्या है? तुम रुको, मैं बताती हूँ। अमिल उठकर नूर की तरफ आई और नूर पीछे को खिसकी, मगर अमिल इससे पहले कि इसके बाल पकड़ती, अब वो दोनों एक दूसरे को पीट रही थी। नूर ने भी अमिल के बाल पकड़ लिए। लाउंज के दरवाजे में खड़े आर्यान, फहद और फलक